ये है नर, नर सौरभ। भारत के उत्तर में हिमाचल के पहाड़ों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ और अनोखी प्रजाति। एक ऐसी प्रजाति जो दिन में मजदूर, रात में फिलोसफर और बाकी समय कंफ्यूज्ड रहती है। इसकी पहचान बड़ी ही सिंपल है। उड़े हुए बाल, खुली हुई किताबें और दिमाग में चौबीसों घंटे पुराने फिलोसफर। पिछले एपिसोड में इस प्राणी ने बड़े ही उत्साह के साथ पहाड़ों पर जाकर ये ऐलान किया था कि मैं बनाऊंगा वेस्टर्न फिलोसफी पर वेब सीरीज। उस समय इसे लगा कि ये तो जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन फैसला है। लेकिन आज देखिए इसे अपने प्राकृतिक आवास में, यानी कुर्सी पर घंटों से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में इसके दिमाग में भयंकर उथल-पुथल चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ये सोच रहा था, क्यों पंगा ले लिया मैंने? क्यों? इससे अच्छा तो ब्लॉग ही बना लेता। इससे अच्छा कहीं घूम ही आता। लोग फिलॉसफी देखना ही नहीं चाहते, तो क्यों लगा है तू इसके पीछे? क्यों? वैसे दिक्कत ये नहीं है कि इसे थेल्स ऑफ मिलेटस की फिलॉसफी नहीं आती। वो तो इसे बहुत अच्छे से आती है। असली दिक्कत कुछ और है। ये सिर्फ फिलॉसफी समझाना नहीं चाहता। ये चाहता है कि लोग फिलॉसफी को महसूस करें। ये चाहता है कि जब कोई थेल्स का नाम सुने तो उसे सिर्फ एक फिलोसोफर ना दिखे, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखे जिसने पहली बार आसमान, समुंदर और दुनिया को देखकर पूछा था, आखिर ये सब बना किससे है? बस इसी चक्कर में पिछले कई महीनों से ये प्रजाति YouTube, Instagram, मूवीज और किताबों के बीच भटकती हुई देखी गई है। कभी इंस्पिरेशन ढूंढते हुए, कभी आइडिया ढूंढते हुए और कभी-कभी तो खुद को ही ढूंढते हुए। रुकिए, लगता है कुछ हुआ है। हाँ, इसके दिमाग में कोई आइडिया आया है। ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी घटना हर 3-4 हफ्तों में सिर्फ एक बार होती है। और अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, तो अगले कुछ मिनटों में ये थेल्स की कहानी शुरू करने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आखिर नर सौरभ ने ऐसा क्या सोचा है जो पिछले 2500 सालों से सोए हुए एक फिलोसफर को फिर से जिंदा कर सकता है। माइक चेक, माइक चेक। अगर आपको हेल्स की फिलॉसफी ना बिल्कुल अच्छे से समझनी है ना, तो सबसे पहले आपको उस टाइम का मतलब 2500 साल पुराने जो टाइम था उसका एक पर्टिकुलर सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना वो समझना पड़ेगा। वो है समुंदर। अगर समुंदर नहीं होते ना तो फिलॉसफी भी नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चलो, एक वीडियो है 2 मिनट की मैंने बनाई है, उसको देखते हैं, फिर समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं। समुंदर इंसानियत की कहानी में सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं रहे। ये एंशियंट वर्ल्ड को जोड़ने वाला नेटवर्क था। जब जमीन पर रास्ते मुश्किल थे, तब समुंदर सिविलाइजेशन को जोड़ रहे थे। इन्हीं लहरों के साथ ट्रेड हुआ, नए आइडियाज ट्रेवल हुए, रिलीजन्स और फैले, और नेचर को ऑब्जर्व करने की एक नई ट्रेडिशन जन्म लेने लगी।
एंशंट इजिप्ट से लेकर ग्रीस, फोनीशिया और भारत तक जो सिविलाइजेशन समुंदर के करीब थी, वही अक्सर ज़्यादा पावरफुल, वेल्दी और इंटेलेक्चुअली एडवांस बनी। समुंदर ने सिर्फ माल नहीं, सोच को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। इंडियन ओशन के थ्रू भारत के स्पाइसेस, फिलोसफी और मैथमेटिक्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहे थे, और मेडिटेरियन के पोर्ट्स पर कल्चर और बिलीफ एक दूसरे से टकरा रहे थे। और शायद पहली बार इंसान रियलाइज कर रहा था कि दुनिया उसकी लोकल कहानियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और इसी दुनिया के बीच समुंदर के किनारे एक ऐसी सोच जन्म लेने वाली थी जो मिथ और गॉड से बियॉन्ड जाकर रियलिटी को रीजन के थ्रू समझाने की कोशिश करेगी। तो ये वीडियो देख के ना आपको एक बात का आइडिया तो हो गया होगा कि जो समुंदर थे वो पुरानी सिविलाइजेशन के लिए सिर्फ माल ढोने का काम नहीं करते थे। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, जो उसके ऊपर जो शिप्स चलती थी वो सिर्फ माल नहीं ढोती थी, वो आइडिया भी ट्रांसफर करते थे एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन की उस तरफ। अब मैं डायरेक्ट थेल्स की फिलोसफी क्यों नहीं बता रहा, मैं आपको क्यों उस टाइम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस टाइम को नहीं समझोगे ना, तो आपको आप एक्चुअल में समझ नहीं पाओगे थेल्स की फिलोसफी को। क्योंकि फिलोसोफर हवा में पैदा नहीं होते हैं कि ऐसे एक पेड़ पे लगा हुआ था फिलोसोफर, हमने उठाया उसको तोड़ा और वो नीचे आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिलोसोफर अपने टाइम की सिचुएशन, अपने टाइम की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, इन सब का मिक्सचर होते हैं। इन सब का इकट्ठा होने के बाद जो एक प्रॉब्लम्स आती हैं पूरी सोसाइटी के सामने या पूरी ह्यूमैनिटी के सामने, उस प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, देन दे आर बिकम फिलोसोफर। लाइक आज हम स्टीव जॉब्स को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्या स्टीव जॉब्स को हम समझ सकते हैं विदाउट देयर एनवायरनमेंट? क्या एलन मस्क को समझ सकते हैं विदाउट देयर एनवायरनमेंट? क्या हम नरेंद्र मोदी को समझ सकते हैं विदाउट देयर एनवायरनमेंट? नहीं ना। तो इसी तरह हम मिलाइटस के थेल्स को भी नहीं समझ सकते। मिलाइटस जगह का नाम है, थेल्स फिलोसफर का नाम है। तो हमें समझना ही पड़ेगा उस टाइम के चैलेंजेस को, कि उस टाइम पे जो ह्यूमैनिटी थी, वहाँ के लोग थे, क्या चैलेंज फेस कर रहे थे। चलो फिर समझते हैं। आज से लगभग 2500 या 2600 साल पुरानी की दुनिया को इमेजिन करने की कोशिश करो। ना उनके पास स्कूल थे, ना यूनिवर्सिटी थी, ना साइंस थी, ना मैथ थी, ना ही उनके पास ट्रेन थी, बस, कार, मोबाइल, गैस जिससे हम किचन में काम करते हैं ना, गैस उस जिससे हम खाना बनाते हैं, वॉशरूम्स, एक पक्के मकान, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन्ड मकान, कुछ नहीं था उनके पास ऐसा। ना गूगल, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना इंटरनेट, कुछ नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। नाउ ह्यूमंस हैव द कैपेबिलिटी टू मेक लॉज़। ऑन दैट पीरियड दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। उस टाइम की लाइफ कैसे होती थी? मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी? उस टाइम की इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी ही सिंपल थी यार।
हमारी तरह वो ऑफ़िस नहीं जाते थे, हमारी तरह वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं थे, हमारी तरह वो एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर नहीं थे। मोस्टली सोसाइटी किसान थी। खेती करते थे अपना, आराम से सुबह खेती करनी, दोपहर को रेस्ट करनी धूप में और शाम को फिर खेती में काम करना और अपना चुपचाप सो जाना। खाते क्या थे वो? खाते बर्गर, पिज़्ज़ा तो था नहीं उनके पास, ना ही स्विगी, ज़ोमैटो था। वही नेचुरल फूड, मीट खाते थे, सी फूड खाते थे और चपाती वगैरह खाते थे। चपाती मतलब जैसे हम इंडिया में चपाती खाते हैं, वो चपाती नहीं खाते थे, वो ब्रेड खाते थे। और कपड़े कैसे पहनते थे? कपड़े जैसे आज भी सोसाइटी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। आज भी जो जिसके पास पैसे हैं ना, वो नाइकी के शूज़, रीबॉक के शूज़ डालेगा। जिसके पास कम पैसे हैं, वो वही हम मेरी तरह अब आप ₹100-200 वाले चप्पल डालेगा या 700-800 वाले शूज़ डालेगा। उस टाइम पे भी ऐसा था। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो बढ़िया फैब्रिक के कपड़े डालेगा, जिसके पास पैसे कम हैं, वो उतने बढ़िया फैब्रिक के कपड़े अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब काफ़ी बेसिक लाइफ़ थी यार। लोग खेतों में काम करते थे, लकड़ी काटते थे। मिट्टी के घरों में रहते थे, पशु सँभालते थे। ना बिजली थी, ना एसी थे, ना हॉस्पिटल थे, ना मॉडर्न मेडिसिन थी। और सबसे बड़ी बात, नेचर के सामने इंसान ऑलमोस्ट लाचार था। क्योंकि उस टाइम पे जो ज़िंदगी थी ना, उसका कोई भरोसा नहीं था। क्योंकि किस टाइम पे बाढ़ आ जाएगी, किस टाइम पे अर्थक्वेक आ जाएगा, किस टाइम पे कोई महामारी आ जाएगी, कुछ नहीं था। जैसे अभी 220 में पेंडेमिक आई थी, तो काफ़ी लोगों के लिए वो बड़ी सुकून वाली थी। घर पे बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, पर काफ़ी लोगों के लिए बड़ी डेंजरस थी। ऑल्दो 1 ही साल के अंदर-अंदर, 1 साल भी नहीं था कंप्लीट हुआ था, वैक्सीन आ गई थी। सोचो उस टाइम पे जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं होती थी, वहाँ पे जब पेंडेमिक आती थी या एपिडेमिक आती थी, तो क्या होता होगा उनके साथ? क्योंकि इंसान ना नेचर के बीच रहता तो था, बट नेचर को ना वो समझता नहीं था। और जब इंसान किसी चीज़ को समझ नहीं पाता ना, तो वो इसके पीछे ना कहानियाँ जोड़ देता है। जैसे अभी मुझे ग्रीक की माइथोलॉजी नहीं पता, तो मुझे पढ़कर बतानी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो बिजली चमक रही है आसमान में, तो वो मानते थे कि ज़्यूस नाराज़ है। जब समुद्र में तूफ़ान आता था, तो वो मानते थे कि पोसाइडन गुस्सा है। बीमारी या पैंडेमिक फैल गई, तो वो मानते थे कि जो अपोलो है उनका देवता, वो हमें सज़ा दे रहा है। फसल बर्बाद हो गई, तो वो मानते थे कि जो डिमीटर देवता है उनका, वो खुश नहीं है। अगर कोई जंग हार गया, तो एरिस साथ छोड़ गए हैं। नेचर उनके लिए सिर्फ हवा, पानी, ज़मीन नहीं थी। उनके लिए नेचर का हर एक फिनोमिना डिवाइन पावर से कनेक्टेड था। जैसा कि अभी हमने समझा। वो क्या करते थे, मान लो कि कोई नेचुरल फिनोमेना हो गया, अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई या बीमारी फैल गई, वो मंदिरों में जाते थे, टेम्पल्स में जाते थे। वहाँ प्रेयर्स करते थे, बलि देते थे, बकरियों की, भेड़ों की, जो भी उनके पास पालतू जानवर थे, उनकी। अगर हम आज देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं? बट खुद सोचो, आज हमारे पास साइंटिफिक टूल्स हैं, जो कि उनके पास नहीं थे। और मैं एक और बात बोलूँ, अगर थ्रिल्स नहीं होते ना, तो मेबी दैट इज़ माय गेस, हम ऐसी लाइफ़ जी रहे होते। ये थोड़ी ज़्यादा अ, ये थोड़ी ज़्यादा एब्सोल्यूट बात होगी, बट मैं थोड़ा अगर ब्रॉड वे में जाऊँ, अगर थेल्स जैसे लोग ना होते, तो आज भी हम वैसी लाइफ़ जी रहे होते। और उस टाइम के लोग थोड़े पागल नहीं थे, या फिर क्या बोल सकता हूँ, या बेवकूफ़ थे या अंधविश्वास में घिरे हुए थे। नहीं, उनके पास कहानियों के अलावा और कोई टूल्स ही नहीं थे। अपने आप को इस chaos में, इस बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ज़िंदा रखने के लिए। जैसा हमारे पास आज है, वैसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। वो कहानियों के ज़रिए अपने आप को मोटिवेट करते थे, अपने आप को मीनिंग देते थे और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, खुश रखने के लिए एक विज़न देते थे। और सबसे बड़ी बात ना, ये जो लोग थे ना, वो बेवकूफ़ नहीं थे। कमी इंटेलिजेंस की नहीं थी,
कमी थी टूल्स की। हमारे पास साइंटिफिक टूल्स हैं, जो कि उनके पास नहीं थे। आज हमारे पास मशीन्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, सैटेलाइट है, डाटा है, एक्सपेरिमेंट्स हैं। उस टाइम कुछ भी नहीं था। ना ऐसे टूल्स थे जो नेचर को प्रॉपर्ली मेज़र कर सकें, ना ऑब्जर्वेशन का कोई साइंटिफिक तरीका था, ना एक्सपेरिमेंट का कोई कांसेप्ट था और ना ही डेटा रिलेट करने का कोई फ्रेमवर्क। तो फिर कैसे और क्यों वो कहानियों को ना मानते? उनको तो मानना ही पड़ना था। आज हमारे पास सब कुछ है, हम फिर भी कहानियों में मानते हैं। उनको तो मानना ही था। और उनके पास रियलिटी को समझने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थी कहानियाँ, स्टोरीज़। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है ना, तो इमेजिनेशन ही एक्सप्लेनेशन बन जाती है। ये हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिस सिचुएशन की या जिस पर्टिकुलर लाइफ के फिनोमिना की हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम क्या करते हैं उसमें कहानियाँ डाल देते हैं। यार मैंने तो अच्छा ही काम किया था, वही बंदा ऐसा था। करते हैं कि नहीं करते हम? करते हैं। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, जो एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड है ना, उतना भी आइडियल वर्ल्ड नहीं था जितना हमें फ़िल्मों में या वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है। वो जो आज फ़िल्मों में दिखाया जाता है ना, उसके पीछे में भी कोई फ़ॉल्स नैरेटिव हो, किसी बंदे की कोई इंटेंशन हो, ग्लोरीफाई करने की इंटेंशन हो अपने हिस्ट्री को। बट इतनी सहूलियत वाली लाइफ़ नहीं थी उनकी, जितना हमें फ़िल्मों में दिखाया जाता है। और उस टाइम पे जो वुमेन थी ना, उनकी भी जो कंडीशन थी वो इतनी अ, अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे आज तो इस कांसेप्ट को सोचना ही बड़ा अजीब है कि स्लेव्स 3 टाइप की क्लास होती थी। अपर क्लास, मैं आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ एनालॉजी। अपर क्लास जहाँ पे सारे पुरुष होते थे, उसके बाद वुमेन्स देन स्लेव्स। स्लेव्स उनकी इकोनॉमी का, सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। स्लेव्स तो वही 1600 या 1700 या 1800 में जाके स्लेव्स मेंटालिटी खत्म हुई है ह्यूमैनिटी की। सोचो यार, हम तो 2600 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो स्लेव्स के पास कोई राइट नहीं था। एक बार जो स्लेव बन गया, वो पूरी ज़िंदगी स्लेव्स ही रहता था। क्योंकि उसको बोल दिया जाता था कि भाई तेरी किस्मत में स्लेव बनना ही है। जैसे आज इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है। मुझे समझ नहीं आता कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न क्यों नहीं है कि जैसे आई बिलॉन्ग्स टू जनरल कास्ट। जनरल कास्ट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए ह्यूमन। कोई कास्ट पूछेगा, बंदा बोलेगा ह्यूमन। क्यों नहीं हो सकता यार ये? होना चाहिए। सोचना इसके बारे में एक बार। और औरतों की जैसे मैंने बताया कि कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं थी। उनके पास ज़्यादा कुछ राइट्स ही नहीं थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत ही शुरुआती दौर की डेमोक्रेसी थी और उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। वो ज़्यादा किसी भी ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। ज़्यादातर उनकी लाइफ घर के जो काम थे ना, उन्हीं में ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, हर टाइम में कुछ एक्सेप्शन होती है। उस टाइम पे स्पार्टा भी था, जिसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता था। मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था। एक्सेप्शन तो हर टाइम में होती है। अब क्वेश्चन आता है कि देखो, हमें इकोनॉमिक्स भी पता लग गई, हमें पॉलिटी भी पता लग गई कि उस टाइम पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी। हमें सोसाइटी भी पता लग गई। वहाँ पे भाई स्लेव्स थे, वुमेन्स थी और ऊपर अपर पे बड़े-बड़े पुरुष आते थे, नर।
तो अब क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे क्या कोई किंग होता था? राजा होता था? 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो इसका आंसर है डिपेंड करता है। क्योंकि जो ग्रीक थे ना, जैसे आप इंडिया है, इंडिया की स्टेट्स हैं। आप हिमाचल से पंजाब में जाओ, पंजाब से हरियाणा में जाओ, हरियाणा से फिर पंजाब में आओ, फिर उत्तराखंड में जाओ, फिर पंजाब में आओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, आगे अपने बंगाल में चले जाओ। बट ग्रीक में ऐसा नहीं था। समुंदर के किनारे थे, तो वो काफ़ी बड़े-बड़े टापू थे, अलग-अलग टापू थे, आइलैंड बोलते हैं जिनको। और उनको सिटी स्टेट बोला जाता था और हर सिटी स्टेट का अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता था। कहीं किंग्स थे, कहीं एरिस्टोक्रेट रूल करते थे और कहीं डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, स्पेशली एथेंस में। ध्यान लेकिन ध्यान रहे यार, जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी ना, वो ना आज की डेमोक्रेसी की तरह नहीं थी। वो डेमोक्रेसी की जस्ट बिगिनिंग थी। वहाँ पे सिर्फ जो एडल्ट मेन है उस वही वोट कर सकते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट्स था। वहाँ पे वुमेन्स और स्लेव्स वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। तो जब हम एंशिएंट ग्रीक्स को देखते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड नज़र आता है। कॉम्प्लेक्स किस सेंस में? जहाँ पे डेमोक्रेसी भी पैदा हो रही है, फिलॉसफी भी पैदा हो रही है और साथ में स्लेवरी भी है और वुमेन्स का बुरा हाल भी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। अब आपको मोटा-मोटा समझ आ गया कि उस टाइम के क्या हाल थे, लोग कैसे जी रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या कपड़े डाल रहे थे, किस इकोनॉमिक कंडीशन में रह रहे थे, क्या काम करते थे, क्या उनकी कैसी उनकी सोसाइटी थी, कैसे उनकी पॉलिटी थी। अब पूरा कंटेक्स्ट बन गया है अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करने का। इस वीडियो का हीरो है ऑब्वियसली थेल्स होमिलेटस। एक तो यह जून का महीना है, 2026 है। अभी इंडिया में हीट वेव है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपने हीरो को ना बड़े ही सुकून से, बड़े ही आराम से और खुले मन से एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। मैंने ना मैंने ना जो आर्ट के बारे में सीखा है अभी तक, एट द एज ऑफ 32, वो ये है कि जब तक आप मजा नहीं ना लोगे आर्ट का, तब तक आर्ट आपके लिए आर्ट नहीं है। आप आर्ट आपके लिए एक बंदिश है। तो मैं नहीं चाहता था कि जो थेल्स है ना, उसको मैं बुक्स की तरह एक्सप्लेन करूं। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो मैंने, मे बी बोरिंग हो, मे बी आपको मजा आया हो, बट जो अभी मैं उसकी फिलोसफी शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो मेरे लिए ना एक सेक्रेड है। मतलब एक मेडिटेशन की तरह है, प्रेयर की तरह है। जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, भोले शंकर को मनाते हैं, काली माता को मनाते हैं, शेरावाली माता को मनाते हैं। वैसे ही मेरे लिए ये कंडीशन, जिस कंडीशन में मैं अभी हूँ, वो मेरे लिए है।
आई एम डूइंग प्रेयर। यार किसी को नहीं पता एक्चुअल में जो थेल्स था बंदा, वो कैसा था, उसने क्या किया। थेल्स ने तो कोई बुक भी नहीं लिखी यार, ऑटोबायोग्राफी भी नहीं लिखी, जैसे महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स। वैसा थेल्स ने कुछ नहीं लिखा। एरिस्टोटल या प्लेटो ने उसके बारे में हमें बताया है, आगे जाके हम समझेंगे। तो जो थेल्स भाई थे ना, वो बड़े ही खतरनाक थे। उनको फर्स्ट फिलोसोफर भी बोला जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड का, ग्रीक वर्ल्ड का, या फिर फिलोसफी का। क्यों? अब मैं ना आपको थेल्स की कंडीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमें अभी तक ये पता लग गया है कि उस टाइम पे लोगों के पास साइंटिफिक टूल नहीं थे, वो हर बात को कहानियों के साथ जोड़ते थे। थंडरस्टॉर्म आया तो ये देवता नाराज है, अर्थक्वेक आया तो ये देवता नाराज है, कुछ और हुआ तो वो वाले देवता नाराज है। ऐसे टाइम में एक बंदा उठता है और बोलता है, खुद को बोलता है, क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? एक बार आप क्या करो, अभी अभी जस्ट एक थॉट थॉट एक्सपेरिमेंट करो। अगले 5 मिनट के लिए भूल जाओ कि कोई भगवान है, कोई शिवा है, कोई कृष्णा है, या कोई रामा है, जीसस है, अल्लाह है, बुद्ध है, महावीर है, जोरास्टर है, जो भी है, मुझे इतना ही पता है। जिस देवता को या भगवान को आप मानते हो, 5 मिनट के लिए भूल जाओ कि वो है। ठीक है, भूल गए। अब सोचो, who the hell we are, who the hell I am, what I am doing here, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, कौन हूं मैं? सोचो। मैं उस माइंडसेट को, मैं उस फीलिंग्स को, मैं उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं जो थेल्स ने फील की होगी, और फील की जानी भी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा क्वेश्चन कर दे कि ये दुनिया कैसे बनी है? आज मुझे पता है ये जो गमला है, ये प्लास्टिक का बना है, ये बुद्ध है, ये स्टेपलर है, ये आयरन है, इसमें ये प्लास्टिक है, ये पेन है, इसमें आयरन है, इसमें प्लास्टिक है, इसमें कलर है, इसमें रिफिल है। उस टाइम पे लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, बट उस टाइम पे थेल्स ने क्वेश्चन किया कि भाई ये दुनिया बनी किस चीज की है, किसने बनाया ऐसे। उसने 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कुछ दिनों के लिए साइड में रख दिए, जैसे अभी आपने रखा है कि भगवान नहीं है। तो सोचो, किसने बनाई ये दुनिया, क्यों बनी ये दुनिया, क्या मकसद है हमारा यहाँ रहने का? बिना सोचे समझे हम जी रहे हैं पिछले 20 साल से, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 साल से। क्यों? जब थेल्स के सामने ये सारी सिचुएशन आई, तो उसने बाहर जाके ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो जंगलों में गया, वो नदियों के पास गया, वो समुंदर के पास गया, वो इजिप्ट में गया, जो वो पनेशिया में गया, मतलब दूसरी सिविलाइजेशन गया, दूसरे देशों में गया। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और उसने क्या पाया? उसने पाया कि हर जगह पानी है। इसीलिए उसने बोला, एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर।
हर चीज़ पानी से बनी है। नदी में पानी है, पेड़ के अंदर पानी है, हमारे अंदर पानी है, पानी के अंदर मछली है। हर चीज़ को पानी की ज़रूरत है, इसलिए हर चीज़ पानी की बनी है। और इसी को बोला जाता है द थ्योरी ऑफ वाटर। थेल्स ने यही थ्योरी ऑफ वाटर दी थी। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये नहीं है कि उसने थ्योरी ऑफ वाटर दी थी। नहीं, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। पॉइंट ये है कि उस बंदे ने उस टाइम पे ये थ्योरी प्रपोज की, जिस टाइम पे पूरी सोसाइटी को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को खुद की ऑब्जर्वेशन पर विश्वास ही नहीं था। सब मानते थे डिमिट्री ने किया है, अपोलो ने किया है, ज्यूस ने किया है, बट कोई भी अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं करता था। अब एक ट्रुथ अब रिवील हो रहा है, और वो ट्रुथ ये है, इस चीज को ना अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करके देखो यार। आज आप 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 जितने भी साल के हो, आपके बहुत ज्यादा बिलीफ है। क्या? वो बिलीफ्स, वो रूल्स, वो मोरालिटी, वो आपने खुद बनाई या सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपके ऊपर इम्पोज्ड की? मुझे नहीं पता कि आप इस डिफरेंस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यार, बहुत ही बड़ा। इट्स लाइक पिछले 30 साल से आप ये विश्वास करते आ रहे हो कि भोले शंकरी सब कुछ चला रहे हो, और आज एकदम से आप बोल रहे हो कि नहीं यार, कुछ और भी हो सकता है। सोचो, अगर आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए तो वो कितना बड़ा डिफरेंस होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सनल बिलीफ। मैं ह्यूमैनिटी की, इंसान की उस एसेंस, उस फीलिंग, उस करेज को निकालना चाहता हूं आपके अंदर से, ताकि आप सिर्फ थेल्स को एक किताबी इंसान ना माने, आप उसको एक जिंदा दरिया दिल इंसान की तरह याद रखें। भाई बहुत कठिन होता है अपने बिलीफ से, अपनी प्री कंडीशनिंग से, अपने बाइसिस से बाहर निकल के सोचना। अगर आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम की तरह नहीं सोच सकते, अगर आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू की तरह नहीं सोच सकते। आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी विश्वास फॉलो कर रहे हो, एक बार उससे निकल के दूसरे विश्वास की तरह जिंदगी जी के देखो, आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार करके देखो यार। तो मैटर ये नहीं करता कि थेल्स ने क्या थ्योरी दी, मैटर ये करता है कि उसने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई। और यहीं से ना बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल शिफ्ट स्टार्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेलेक्चुअल शिफ्ट, आपने वो वीडियोस देखी है या फिर वो रील्स देखी है जिसमें एक छोटी सी मार्बल होती है, एक इतनी छोटी सी, मतलब 1 सेंटीमीटर की मार्बल रख लो, नहीं 5 सेंटीमीटर की मार्बल रख लो, 5 सेंटीमीटर की मार्बल 5 किलोमीटर की मार्बल को
नीचे गिरा देती है। अब आप सोचोगे कैसे? 5 सेंटीमीटर वाली 10 सेंटीमीटर को गिराती है, 10 सेंटीमीटर वाली 50 सेंटीमीटर को, ऐसे करते-करते 5 किलोमीटर वाली को भी गिरना पड़ जाता है। पर वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 5 सेंटीमीटर। बेशक मेरे पास सोच की कमी है, शब्दों की कमी है, हेल्स के उस विराट रूप को अब आप सोच रहे होंगे कि ये विराट रूप, कहीं ये महाभारत तो नहीं समझाने लग पड़ा? इस सिचुएशन में आके ना मैं निःशब्द हो जाता हूँ यार। मैं कैसे वो फीलिंग, वो जज़्बात एक्सप्लेन करूँ जो थेल्स ने हिम्मत करके, करेज करके अपने अंदर लाए होंगे। तभी तो मैंने इस चैनल के जो बैनर पे ना 3 बंदों के नाम, 3 बंदों की फ़ोटो रखी है। बुद्ध, महाराणा प्रताप एंड आइंस्टाइन। बुद्ध है सिंबल काम के, महाराणा प्रताप सिंबल है करेज के और आइंस्टाइन सिंबल है क्यूरियोसिटी के। और वो तीनों चीज़ें थी थेल्स के पास, कामनेस, करेज एंड क्यूरियोसिटी। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है ना, तो आपको भी यही चीज़ें चाहिए। और थेल्स के इसी सोच ने आने वाले जो क्यूरियस माइंड थे ना, उनको इंस्पायर किया। और इस पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी की वेब सीरीज का जो पर्पस है, वो सिर्फ छोटा सा है और बड़ा सिंपल है कि मैं चाहता हूं कि आप खुद पर विश्वास करें और आप इंडिया को नेक्स्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स बनकर दिखाएं। मेरा पर्पस बड़ा सिंपल है यार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं बना? पर ये भी सोचो ना, आइंस्टाइन, न्यूटन और स्टीव जॉब्स को किसी ने तो इंस्पायर किया होगा ना। मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ। आई एम 32 रनिंग 33 एंड आई डोंट हैव अ टाइम टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री, एरोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। Still, I am managing time to making this kind of videos. अब बचा क्रिटिसिज्म। अगर सब कुछ पानी से बना है, अब हम क्रिटिसाइज करेंगे थेल्स को थोड़ा सा, क्योंकि हमें सोचना तो आज के अकॉर्डिंग ही है ना। हम नहीं ना मान सकते कि भाई सब कुछ पानी से बना है। अगर सब कुछ पानी से बना है तो हवा कहाँ से आई, आग कहाँ से आई, फायर कहाँ से आई? और थेल्स के बाद एक और थिंकर आते हैं जो बोलते हैं कि भाई थेल्स भैया, एयर कहाँ से आई, हवा कहाँ से आई, जो चेंज होता है नेचर में वो कहाँ से आया? और इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द फिलॉसफी ऑफ एनेक्सीमेंटर। वो क्रिटिसाइज करते हैं जो लूप होल्स थे थेल्स की सोच में, थेल्स की रीजनिंग में, वो उसको फिलफिल करने की कोशिश करते हैं। ये कह ये कहानी सिर्फ थेल्स की नहीं थी। अगर आप एंड तक यहाँ तक पहुँच गए हो, मेरे टूटी-फूटी वीडियो एडिटिंग के टूटे-फूटे डायलॉग्स से, टूटी-फूटी एक्सप्लेनेशन को पार करके आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आप एंड तक पहुँच गए हो, तो मैं यही बोलूँगा कि भई जैसे थेल्स ने
2500 साल पहले खुद पर विश्वास किया, आप भी खुद पर विश्वास करो, इस दुनिया को समझने की कोशिश करो और उसमें एक्ट करने की कोशिश करो। देखो, एजुकेशन के, फिलॉसफी के सिर्फ 2 ही पर्पस है। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियलिटी एंड सेकंड, हाउ शुड आई एक्ट ऑन दैट रियलिटी। अगर आप जवान हो तो अपने दोस्तों को ये समझाओ, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को ये समझाओ, अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स को ये समझाओ, अगर आप वृद्ध अवस्था में हो तो नेक्स्ट जनरेशन को यही समझाओ कि पढ़ने के 2 ही मकसद है। पहला, ये जानना कि ये संसार क्या है, दूसरा, मैं इस संसार में कैसे एक्ट करूँ, और कोई पर्पस नहीं है। मुझे तो नहीं दिखता और ना ही मुझे लगता है कोई और है। तो इसी के साथ अब समय हो गया है कि मैं आपको अलविदा कहूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया है। मेरी घड़ी में बज रहे हैं रात के नहीं, रात के नहीं, सुबह के पौने 3। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने पंखा भी नहीं लगाया। गर्मी आपको पता है कितनी है। और हमेशा याद रखना, फिलॉसफी कोई बड़े-बड़े टॉपिक, बड़े-बड़े सब्जेक्ट, बड़े-बड़ी थ्योरी से स्टार्ट नहीं होती। फिलॉसफी स्टार्ट होती है एक सिंपल, ईमानदार, हॉनेस्ट क्वेश्चन से। खुद को पूछना है, हू द हेल आई एम। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। एपिसोड 2 में द फिलॉसफी ऑफ एनेक्सिमेंडर। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।